रूपाली जी इंट्रोडक्शन करवाइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है जी आवाज आ रही है सुरेंद्र जी? हाँ जी बोलिए। નમસ્કાર કિસાન શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત છેલ્લા 3 દિવસથી આપણે ગુજરાતના ખેડૂતો માટે દાડમના પાકમાં જે કોઈ સમસ્યાઓ છે તેનું મૂળથી નિરાકરણ કરવા માટે વિવિધ તજ્ઞોનો અભિપ્રાય લઈ રહ્યા છીએ। 6 તારીખે દાડમના પાકને સંપૂર્ણપણે વર્ણવ્યો હતો ડોક્ટર મૂળ અને ડોક્ટર ટાંકે। ગઈકાલે તારીખ 7ના રોજ ટીપક સિંચન પદ્ધતિ વર્ણવવામાં આવી હતી, જ્યારે આજે આપણી સાથે જોડાયા છે શ્રી અનંત કુલકર્ણી કે જેઓ ઇઝરાયલ કેમિકલ કંપનીના પ્રમુખ યોજનાકાર છે અને શ્રી સંજય બિરાદર કે જેઓ કૃષિ વૈજ્ઞાનિક છે। તેઓ આજે દાડમની અંદર ઓર્ગેનિક અને નોન ઓર્ગેનિક ખાતરનો ઉપયોગ અને કઈ રીતે દાડમના પાકનું ઉત્પાદન વધારી શકાય એની જાણકારી દરેક ખેડૂત મિત્રોને આપવાના છે। એમના અનુભવનો આપણે લાભ લઈશું। જે કોઈ ખેડૂત મિત્રો અમારી સાથે જોડાયા છે, જે કોઈ અમારા ફેસબુક પર પણ જોઈ રહ્યા છે, તેમને નમ્ર વિનંતી છે કે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તમારા મનમાં જે કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તેને તમે ક્વેશ્ચન આન્સર ટેબની અંતર્ગત જ મોકલજો। ચેટ બોક્સમાં લખેલા પ્રશ્નોને કાર્યક્રમમાં અમે શામેલ નહીં કરી શકીએ। સાથોસાથ પ્રશ્ન પૂછવા માટે તમે રેઝ હેન્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને પ્રશ્નોત્તર માટે તમારે છેલ્લે સમય ફાળવવામાં આવવાનો છે, તો ત્યાં સુધી તમે અવશ્ય રાહ જોજો। તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર ફરી એકવાર આપને જણાવું કે શ્રી અનંત કુલકર્ણી ઇઝરાયલ કેમિકલ કંપનીના પ્રમુખ અને સંજયભાઈ બિરાદર કે જેઓ કૃષિ વૈજ્ઞાનિક છે, આ બંને મળીને આપવાના છે। તો કિસાન શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત આજના આ કાર્યક્રમમાં હું અનંત કુલકર્ણી અને શ્રી સંજય બિરાદરનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આગળના સૂત્રો હું તેમને સોંપું છું, તે લોકોની પાસેથી જાણીએ આજનો વિષય। ધન્યવાદ।
आनंद सर प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे, संजय सर। Yeah. Yeah, should I start? यस यस, प्लीज ऑन योर वीडियो। वीडियो ऑन किया। नो, आई एम नॉट गेटिंग योर वीडियो। वीडियो अभी ऑन नहीं हुआ है आपका। आ गया सर अभी। आ गए ना? ओके। आज का ये अनार फसल के चर्चा सत्र में हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए सर्व खेडूत भाइयों को, किसान भाइयों को हार्दिक स्वागत, नमस्कार। किसान इवेंट्स और कृषि विज्ञान केंद्र और गुजरात अनार ग्रोवर्स एसोसिएशन, ये तीनों का सहयोग में ये 4 दिन का जो कार्यक्रम अनार फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, अनार फसल में ठिबक सिंचन से पानी और ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन और अलग फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए जो आयोजित किया यह चर्चा सत्र ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को फायदा करके देने में बहुत सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं और मेरा सहयोगी श्री संजय बिरादर जी आपके साथ है। मैं आपको प्राकृतिक खाद इजराइल केमिकल्स ने अभी लॉन्च किया है, नेचुरल फर्टिलाइजर, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बाद में मेरा सहयोगी श्री संजय बिरादर जो कृषि वैज्ञानिक है और फर्टिगेशन क्षेत्र में अच्छा काम उन्होंने किया है, वो आपके साथ इजराइल केमिकल्स का वैशिष्ट्यपूर्ण वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। बाद में फर्टिगेशन शेड्यूल, वो शेड्यूल में कब और कितना क्वांटिटी यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहला मैं इजराइल केमिकल्स के बारे में और पॉलीसल्फेट के बारे में मैं बात करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। जब आप देखेंगे पूरा विश्व स्तर में इजराइल एक छोटा सा देश, एक छोटा सा कंट्री है, हमारा बड़ौदा या सूरत इतना ही भौगोलिक क्षेत्र जो है, वो एक देश आज पूरा दुनिया में, विश्व में एक टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देने में सफल हुआ है। उनके पास पानी नहीं है, उनके बाद खाद नहीं है, खाद का सिर्फ फॉस्फरिक एसिड, फॉस्फेट रॉक्स और डेड सी में पोटैश और मैग्नीशियम उनको मिलता है। उनके पास बाकी कोई रॉ मटेरियल नहीं है। यही खाद को और यही जो ड्रिप इरिगेशन है उसको इस्तेमाल करके आज विश्व में एक नंबर का एक्सपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी को ये इजराइल छोटा सा देश दे रहे हैं। भारतवर्ष में भी इजराइल एम्बासी ने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम पे एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया। उसमें हम भी पार्टनर है, इजराइल केमिकल्स लिमिटेड एक पार्टनर है। अलग अलग सेंटर्स में हमारा फर्टिगेशन शेड्यूल हम उनके साथ टेस्ट कर रहे हैं। मित्रों, इजराइल केमिकल्स का बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करने में मैं शेयर करना चाहता हूं। ये कंपनी 1951 में डेड सी वर्क्स, डेड सी बोले तो मृत समुद्र बोलते हैं, ये समुद्र में सिर्फ पानी आता है, पानी बाहर नहीं जाता है, और बाकी जो बाष्पीभवन होता है, इवापोरेशन होता है, उससे पूरा पानी चला जाने के बाद जो क्षार है, जो लवण है, वो मैग्नीशियम और पोटैश, ये मृत समुद्र में मिलता है। वहां एक कंपनी 1951 में डेड सी वर्क DSW नाम के शुरुआत हुआ। उसके बाद 1968 में ICL का फॉर्मेशन हुआ, इजराइल केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के नाम पे। ये टेल अवीव में जो हेडक्वार्टर है इजराइल का, वहां हमारा हेडक्वार्टर है। और इंडिया में गुड़गांव में एक ऑफिस है। अभी पुणे में हमने मार्केटिंग ऑफिस शुरू किया। ये मार्केटिंग ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा हम किसान और खेडूत भाइयों से जोड़ने के लिए और उनके साथ उनके फील्ड में काम करने के लिए, ट्रायल्स और नया प्रोडक्ट लाने के लिए मार्केटिंग डिवीजन शुरू किया। और पूरा विश्व में ICL इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसमें सबसे ज्यादा आप MAP 1261 और 05234, 05234, ये दो प्रोडक्ट्स जो है वाटर सोल्यूबल में पूरा विश्व भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इजराइल केमिकल्स हमारा कंपनी करता है। और पोटैश आप देखे होंगे MOP,
एमओपी जो आईपीएल के रूप में एमओपी आता है वो इजराइल केमिकल्स वर्क्स में बनाया हुआ इजराइल से आता है। और ब्रोमाइन करके एक इंडस्ट्रियल केमिकल 35% उसका शेयर है। सो ये सब आपको बताने का ये जरूरत है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इजराइल केमिकल सिर्फ एक इंपोर्ट करके बेचने वाला कंपनी नहीं है। ये कंपनी का खाद के साथ, फर्टिलाइजर के साथ 40-50 साल का रिश्ता है। और पूरा विश्व भर में हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को अलग अलग देशों में ग्रोवर्स इसको इस्तेमाल करता है। और R&D ड्रिवन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट्स को मार्केट में रिलीज करते हैं। ऐसा ही इंडियन एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन जो है भारत में, हमारा मिट्टी का, हमारा पानी का, इसका गुणवत्ता जो है उसको देखते हुए यहाँ के किसान के लिए, खेडूत भाइयों के लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट्स को हम भारत में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मित्रों, अभी एक हम वाटर सोल्यूबल खाद को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बल्क फर्टिलाइजर से हट के हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो क्षार निर्देशांक बोलते हैं, सॉल्ट इंडेक्स जो है बल्क फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा है। तो क्षार निर्देशांक कम होना चाहिए, क्लोराइड की मात्रा कम होना चाहिए, और पीएच मैनेज करने के लिए हमारा मदद होना चाहिए, इसीलिए हम वाटर सोल्यूबल को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक खाद बल्क एप्लीकेशन के लिए शुरुआत में जो बेसल डोज में देने के लिए हमने लॉन्च किया, उसका नाम है पॉलीसल्फेट। पॉली का मतलब है वन, मोर देन वन, और सल्फेट जो है वो सल्फेट की फॉर्म में है, पॉलीसल्फेट। इसमें 4 मुख्य जो पोषक तत्व है, वो चारों पोषक तत्व हमको मिलता है। आपको पता है हम एनपीके का हर फसल में इस्तेमाल करते हैं और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। इसके वजह से हमारा जो गुणवत्ता है और हमारा यील्ड है, उसमें बहुत बहुत बार हमको यील्ड, अच्छा तरह से यील्ड नहीं मिलता है और हमारा गुणवत्ता भी नहीं मिलता है। इसीलिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसका एक अच्छा स्रोत, अच्छा सोर्स हमारे पास नहीं था भारतवर्ष में। हो सकता था जिप्सम में मैग्नीशियम डाल के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर करके कुछ खाद मार्केट में है, लेकिन उसका एफिशिएंसी, उसका अपटेक कितना है, अभी तक उसका सही तरह से उसका गुणवत्ता निर्धारण नहीं हुआ था। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उसको स्टॉप किया था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को। आज कुछ जगहों पे मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, कुछ जगह इंपोर्ट होता है कैल्शियम, कुछ जगह बेंटोनाइट सल्फर, सल्फर की जो कमतरता है, जो कमी है, उसको पूरा करने में मदद करता है। अलग अलग स्रोत्र को हमको जाना पड़ता था। आज एक ही खाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तीनों है। उसमें आपका कैल्शियम है 16.5 कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, 5.5 मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में, 18.5 सल्फर, और उसके साथ पोटैश जो हमको बोनस है। एनपीके के साथ जो पोटैश देते हैं, हम एमओपी देते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट का मैंने बताया क्षार निर्देशांक बहुत कम है, क्लोराइड की मात्रा भी बहुत कम है, ना के बराबर। और ये जो पानी में नहीं घुलता है, ये जमीन में अच्छा तरह से घुलता है और पौधे को, फसल को मिलता है। इसका अपटेक पैटर्न भी एक अच्छा अपटेक पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड 100 से 120 दिन तक उसका रिलीज पैटर्न होता है। और उसका भी और एक ग्रेड है, वो पूरा हम भारत में नहीं लाया, उसका जो रिलीज पैटर्न है वो 180 दिन तक उसका रिलीज पैटर्न होता है। नेक्स्ट। पॉलीसल्फेट क्या है? पॉलीसल्फेट, व्हाट इज पॉलीसल्फेट? पॉलीसल्फेट एक नया खाद है, इसीलिए प्रश्न आपके मन में होता है कि पॉलीसल्फेट क्या है। पॉलीसल्फेट ए पॉलीहैलाइड, इसका टेक्निकल नाम आप जानना चाहते हैं तो डाइहाइड्राइड पॉलीहैलाइड इज अ सल्फेट बेस्ड मिनरल, एक मिनरल है। और ये इंग्लैंड के नजदीक में बॉल्बी करके एक माइंस है, बॉल्बी माइन में इसका खनन होता है। और जमीन से 7 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक अंदर जो रेंज है, वहां एक खाद, यहाँ या खनिज मिनरल मिलता है। उसको प्रोसेस करके, प्रोसेस इन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ इसको फिजिकल प्रोसेसिंग करके अलग अलग ग्रेड्स में, पाउडर, स्टैंडर्ड फॉर्म, बाकी ग्रेनुलेटेड फॉर्म करके इसको पूरा विश्व भर में उसका सहयोग जो किसान भाइयों को इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रसार प्रचार हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट।
आप जो देखते होंगे तो ये पॉलीहेलाइट जो है पहला माइन है जो इजराइल केमिकल्स को मिला। हमारा पोटैश का जब हम माइनिंग करते थे यहाँ करते समय में एक मिनरल मिला, उसको हम जब टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद उसमें पोटैश के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी डिटेक्ट हुआ। तो हमने सोचा कि ये इसको रजिस्ट्रेशन करके पूरा दुनिया में, भारत में भी उसका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका ट्रायल्स लिया गया है और विश्व भर में 3000 से ज्यादा एग्रोनॉमिक ट्रायल्स लिया है और हर ट्रायल में 10% से 30% से, कुछ एक्सट्रीम केसेस में 40% तक भी हमारा जो उत्पन्न में, यील्ड में बढ़ोतरी हमको मिला। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। सो ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, आपको मैंने बोला है। ये सिर्फ खाद को, जो मिनरल को क्रश करने के बाद अलग अलग ग्रेड्स में स्टैंडर्डाइज करते हैं। भारत में हमने इसीलिए इसको स्टैंडर्ड की फॉर्मेट में लाया है। जो हम लोग भारत में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जाता है और वेजिटेबल क्रॉप्स में जाता है। उसका रिलीज पैटर्न हमको 3 से 4 महीने तक रिलीज पैटर्न चाहिए था। हमने वो रिलीज पैटर्न से इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भारत में इंट्रोड्यूस किया। आने वाले दिनों में ग्रैन्युलर भी हम ला सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट। दूसरा, मैं इसके बारे में, इसका खासियत और इसका जो स्पेशलिटी है, ये जो खाद है इसको नैसर्गिक या प्राकृतिक खाद का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आप यहाँ देखेंगे जो विश्व में सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के बारे में, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक के बारे में सोचने वाले जो देश है, यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूके, इटली, जर्मनी, इजराइल और नेदरलैंड्स, ये सभी देशों में एक खाद को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। ये ओमरी, OMRI, FIBL, इन्फोसिस्टन, OF&G, ये सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है विश्व के एक उच्च गुणवत्ता सर्टिफिकेशन देने वाले ऑर्गेनाइजेशन से, इनसे ये ऑर्गेनाइजेशन मिला है। 100% ऑर्गेनिक खाद से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आप 100% ऑर्गेनिक किसान नहीं है, फिर भी जमीन का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए ये खाद का शुरुआत में जो इस्तेमाल करेंगे, इसका सॉल्ट इंडेक्स कम है, इसके वजह से pH न्यूट्रल है, इसके वजह से फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, बाकी जो भी खाद हम डालेंगे उसका यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। इसका मेन फीचर्स, उसका विशिष्टता और इसका एडवांटेज, फायदा क्या है? ये मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। आपको सल्फर के लिए एक खाद, कैल्शियम के लिए एक खाद, मैग्नीशियम के लिए एक खाद लेके आने का जरूरत नहीं है। एक ही खाद पॉलीसल्फेट को आप ला सकते हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। और उसके जो है सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि हम खाद में जब देखते हैं दो तरीके के होता है, एक कॉम्प्लेक्स और एक मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब है अलग अलग पोषक तत्वों को लाके, अलग अलग खाद को लाके मिक्स करना है। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक ही जो स्ट्रक्चर होती है, एक ही दाना जो होता है उसमें पूरा अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है। ऐसा ही एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चारों न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे। उसका जो रिलीज पैटर्न है, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन हम लोगों ने, मुझे बाकी कंपनी और लोगों ने, उन्होंने क्रिएट किया। कुछ लोग बोलते हैं फास्ट रिलीज, कुछ लोग बोलते हैं डिलेड रिलीज और लॉन्ग लास्टिंग रिलीज। तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा अच्छा है। मेरे हिसाब से जो पौधे को, फसल को न्यूट्रिएंट एक ही दिन में नहीं लगता है, पूरा उसका क्रॉप लाइफ साइकिल में न्यूट्रिएंट्स का आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका जो रिलीज पैटर्न है, अपटेक पैटर्न के साथ मैच होना चाहिए। जैसा ही मुझे भूख लगता है ऐसा मुझे खाना खाना चाहिए। ऐसा ही फसल के साथ, जैसा ही उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का जरूरत होती है, उस हिसाब से रिलीज पैटर्न होना चाहिए। इस और दूसरा जो है, सॉल्युबल विद ऑल न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक। ये जमीन में डालने के बाद जल्दी से जल्दी घुलता है, सॉल्युबल है और वर्सटाइल प्रोडक्ट है। ये अलग अलग जमीन में, अलग अलग मिट्टी में और अलग अलग फसल में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसका एडवांटेजेस मैंने आपको बताया। इसका क्लोराइड कंटेंट बहुत कम है, आइडियल फॉर क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप्स। हमारा ग्रेप है, टू सम एक्सटेंट दालिम है, लेकिन शुगर केन ज्यादा रेजिस्टेंट है क्लोराइड के लिए, वहां भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका न्यूट्रल पीएच, मैंने पीएच के बारे में बात किया। दोस्तों, जब आप वाटर सोल्यूबल ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। सिर्फ पानी का ही मैनेजमेंट आप ड्रिप से करेंगे तब भी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। इसके वजह ये है कि
आपका रूट जोन में जो सॉल्ट है, जो पीएच ज्यादा है, वो पानी उसको बाहर निकलता है। आप देखे होंगे एक व्हाइट पैचेस आपका ड्रिप इरिगेशन का रूट जोन के बाहर एक व्हाइट पैचेस दिखता है, सफेद मार्क्स दिखता है, वो सॉल्ट को बाहर निकालता है। जो रूट जोन में पीएच का मॉनिटर होगा तब अपटेक बढ़ेगा। यही फंडामेंटल जो है, यही अपना फर्टिगेशन में हम फॉलो करते हैं। ऐसा ही खाद का क्वालिटी इसमें है, कंप्लीटली नेचुरल। आज आप पूछेंगे हम 100% ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं क्या? अच्छा है, मैं भी बोलूंगा करना चाहिए, लेकिन जो हम ईल्ड ले रहे हैं, जो हाई ईल्डिंग वेराइटीज हम ले रहे हैं, उसको हाई एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट का जरूरत पड़ती है। उतना जो न्यूट्रिएंट्स है हम ऑर्गेनिक खाद के रूप में नहीं दे सकते, इसीलिए थोड़ा रासायनिक खाद भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जमीन का भौतिक गुणधर्म है, जमीन का सुपीकता है, जमीन का जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा के रखने के लिए, बनाए के रखने के लिए हमको ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिलीवर सुपीरियर यील्ड, इंप्रूव क्वालिटी एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। आप पूछेंगे तो इसको हमने पूरा विश्व भर में चेक किया। भारत में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में उसका ट्रायल लिया गया है। अभी हमारा 200 के ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, उसका भी रिजल्ट आ जाएंगे। वहां भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 से 30% जो ईल्ड इंक्रीज है अलग अलग क्रॉप्स में, उसको हमको मिला है। वर्सटाइल प्रोडक्ट्स है, और मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में इसको 8 देशों में सर्टिफिकेशन दिया, अभी जर्मनी ने भी दिया। सो हम इंडिया में भी उसका एप्लीकेशन किया हुआ है। जल्द से जल्द हमको भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलने का उम्मीद है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, ये दालिम के बारे में जब हम बात करेंगे, अनार के बारे में बात करेंगे, भारत में इसका ट्रायल हमने ऑफिशियल ट्रायल नहीं लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पिछले साल ही हमारे साथ हुआ है। लेकिन चाइना में ये दालिम का जो ट्रायल्स लिया है, ये ट्रायल्स का रिजल्ट हमारे सामने आपको दिख रहा है। ये ट्रायल्स में हमने पाया गया कि 30.5% ईल्ड इंक्रीज, और जो पुराना जो प्लांटेशन है वो 15 साल का प्लांटेशन है, हुए 55% तक का ईल्ड इंक्रीज मिला है, फ्रूट ईल्ड। और जो 10 साल का जो प्लांटेशन है वो 82% का ईल्ड इंक्रीज मिला है। वहाँ एसटीटीएफ वो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया, उसके साथ पॉलीसल्फेट इस्तेमाल किया है। ये ट्रायल्स हमारे जो रिकॉर्ड्स है ये चाइना में लिया हुआ है। नेक्स्ट। तो हम अभी इसका जो रिकमेंडेशन है अलग अलग क्रॉप्स में हम दे रहे हैं। एक रफ गाइडलाइन, थंब रूल जो बोलते हैं हम, सामान्य जो गाइडलाइंस है उसको, जो 3 महीने का क्रॉप्स है उसमें हमने 50 से 75 किलो 1 एकड़ के लिए रिकमेंडेशन दिया। आप यहाँ देखेंगे चिली, टोमेटो, पोटैटो, बीन्स, इन क्रॉपों में 50 से 75 किलो का हमने यहाँ दिया हुआ। वाटरमेलन, कॉटन में 75 to 100 kg है। और बनाना ये पर प्लांट हमने दिया है। पोमोग्रेनेट में एक पौधे के लिए आधा किलो से 1 किलो तक। सल्फर डेफिशिएंसी भी उसमें एक रोल है, सबसे ज्यादा सल्फर डेफिशिएंसी है तो 1 किलो तक हम एक पौधे को देना है। खच, ये आपका एरिया जो पोमोग्रेनेट का एरिया है, आपका साबरकांठा एरिया, सॉरी मेहसाना और कच्छ एरिया जो गुजरात का जो है, राजस्थान की बॉर्डर पे जो है, यहाँ सल्फर का डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ लीचिंग जमीन है, मुझे लूज सॉइल से, सो पूरा न्यूट्रिएंट्स लीचिंग हो जाता है कि सल्फर का डेफिशिएंसी है। इसीलिए 1 किलो पर ट्री, संजय बिरादर साहब उनके शेड्यूल में बताएंगे एग्जैक्ट क्वांटिटी। ये हमारा रिकमेंडेशन है अलग अलग क्रॉप्स के लिए। और ये खाद को, एक प्राकृतिक खाद, शुरुआत में जमीन में किसी भी फर्टिलाइजर के साथ इसको आप मिक्स करके डाल सकते हैं, या कंपोस्ट के साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स आपको एक 30 दिन के बाद उसका रिजल्ट्स आपको दिखने में शुरू हो जाएंगे। और एक खाद हमने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के रूप में हम इसके साथ इसीलिए काम कर रहे हैं, इसका सॉल्ट इंडेक्स कम है, क्लोराइड कम है, और इट इज एज गुड एज वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। सिर्फ ड्रिप के साथ उसको नहीं दे सकते हैं, और वाटर सोल्यूबल 100% नहीं है। ये खाद को हमने गुजरात में भी अवेलेबल है, और आपका शेड्यूल में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट जो है आपको बेसल से एंड तक फर्टिगेशन में इंटीग्रेट करने से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट संजय बिरादर जी, आप आगे इसको लेकर। धन्यवाद आनंद सर। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में उपस्थित
आदरणीय उद्यान पंडित जी श्री प्रकाश जी कुलकर्णी सर, इसी के साथ साथ आदरणीय श्री अनंत कुलकर्णी सर, हेड स्ट्रैटेजी इजराइल केमिकल्स लिमिटेड, उसी के साथ साथ जिन्होंने ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया है वो श्री सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया वो रूपाली साठे जी, तथा जिनके माध्यम से हम इस प्रोग्राम से जुड़े हैं डॉक्टर टांक और जयदीप गोस्वामी सर, और कृषि विज्ञान केंद्र मुंद्रा, जिन्होंने ये प्रोग्राम सभी किसानों के लिए यहाँ पे अरेंज किया है। आप सभी का इजराइल केमिकल्स लिमिटेड की ओर से मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के जो प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे इनिशियली बात कर रखूँगा और फिर बाद में पोमोग्रेनेट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर आप सभी को यहाँ पे मैं अवगत कराऊंगा। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के जो जितने भी वाटर सोल्यूबल खाद है वो खाद अन्य कंपनियों से क्यों अलग है। इसका पहला उत्तर जो है वो ये है कि इजराइल देश में अभी जैसे आनंद सर ने बताया कि मृत समुद्र है और मृत समुद्र में पोटैश और मैग्नीशियम का सबसे बड़ा अवेलेबिलिटी वहाँ पे पाया गया है और सबसे अच्छे क्वालिटी का पोटैश और मैग्नीशियम हमें इस मृत समुद्र में मिलता है। उसी के साथ साथ इजराइल में जो नेगेव डेजर्ट है, इन नेगेव डेजर्ट में सबसे बढ़िया क्वालिटी का P2O5 यानी कि स्फूरद हमें मिलता है। और ये मृत समुद्र वाला पोटैश, मैग्नीशियम और नेगेव डेजर्ट वाला स्फूरद इनको लेके हम इनका संयोग जो है नाइट्रोजन तथा गंधक और सभी प्रकार के सूक्ष्म जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ में करके अलग अलग प्रकार के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि जो सोर्स है वो सोर्स सबसे बढ़िया है और इसमें जो रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल सबसे बढ़िया है। इसी के कारण इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के फर्टिलाइजर्स अन्य कंपनियों से अलग है। दूसरी बात कंपैटिबिलिटी चार्ट की। आप सभी लोग जानते हैं कि कंपैटिबिलिटी चार्ट के अनुसार P2O5 जिस ग्रेड में है यानी कि स्फूरद तत्व जिस ग्रेड में है उस ग्रेड के साथ हम कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ मिला के हम दे नहीं सकते। और ये कंपैटिबिलिटी चार्ट को लेके जितने भी आगे मैं अभी जो 4 आपको ग्रेड आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो चारों ग्रेड इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में कंपैटिबल है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आप इन ग्रेड के साथ में आप एक कट्टा दे सकते हैं। ये विशेषता है इजराइल केमिकल्स लिमिटेड की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के तहत हम कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपैटिबल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। इस श्रेणी में मैं आज जितने भी खाद आपको बताने जा रहा हूँ वो जेनेरिक खाद मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो भी विशेष खाद हैं उन विशेष खादों के बारे में ही मैं यहाँ पे आपको सभी को अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने जो ग्रेड रखने जा रहा हूँ वो है NPK 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड और इसी के साथ साथ इसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म तत्व अंतर्भूत किए गए हैं। यानी कि इस ग्रेड में 12% नाइट्रोजन है, 6% स्फूरद है, 22% पोटैश है और उसी के साथ साथ 12% कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में है। और ये यूनिक फर्टीफ्लो ग्रेड के नाम से ये ग्रेड जानी जाती है। और इस ग्रेड में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में 12% में है और कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में 12%, P2O5 6% और पोटैश 22%। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपने ध्यान दी होगी तो इसका pH जो है 3.7 और जो सोल्युबिलिटी है वो सोल्युबिलिटी है 400 ग्राम प्रति लीटर पानी। और जितने भी हेवी मेटल्स है या हानिकारक तत्व है उनका प्रमाण भी इस ग्रेड में बहुत कम पाया गया है। इसी के कारण इस ग्रेड को हम जैसे कि बोलते हैं कि ये सर्वगुण संपन्न ग्रेड है, क्योंकि इसमें जो NPK और कैल्शियम का जो रेशियो है
वो 2:1:4:2 रेशियो हमने इसमें रखा है। और आप सभी को पता है कि अगर नाइट्रोजन और पोटैश इसका रेशियो अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, और वेजिटेटिव ग्रोथ जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे रिप्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वहाँ पे कम पाई जाती है। और रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव ग्रोथ कम होने के बाद में हमें ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर और ओवरऑल फ्लावरिंग के ऊपर, फ्रूट सेटिंग के ऊपर उसका परिणाम दिखाई देता है। और इसी के कारण इस ग्रेड में 2:1:2 ये रेशियो हमने एनपीके का रखा है, और उसमें कैल्शियम भी हमने दिया है, और उसी के साथ साथ सभी प्रकार के सूक्ष्म तत्व भी इस ग्रेड में हमने अंतर्भूत किए हैं। आप सभी को पता है कि कैल्शियम जैसे पोमोग्रेनेट में या दालिम में, अनार में अगर आप देखते हैं तो 70% कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो होती है वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट इनिशियल अवस्था में यानी कि फ्लावरिंग होने तक अगर हम 70% कैल्शियम रिक्वायरमेंट अनार की करते हैं तो आगे चल के उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या प्रोडक्टिव ग्रोथ के ऊपर उसका बहुत अच्छा असर होता है, और हमें अच्छे आकार के फल और अच्छे गुणवत्ता के फल अनार के हमें वहाँ पे मिलते हैं। ऐसी ये ग्रेड 12:6:22 + 12 कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरी ग्रेड जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है 5:45 5 + 8 जिंक। इसमें विशेष क्या है ये अगर आप पूछेंगे तो इसमें विशेष है 8% जिंक जो कि चिलेटेड फॉर्म में दिया गया है। और आप सभी को मालूम है कि चिलेटेड जिंक अगर अच्छी तरह से हमने पौधे को उपलब्ध कराया तो वहाँ पे जो भी ग्रोथ रेगुलेटर्स या जिसको ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट में वो सिक्रीशन अच्छा होने के कारण ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और प्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी होने में हमें ये जिंक इनिशियली मदद करता है। और इमीडिएट ग्रोथ जिसको टिप ग्रोथ हम कहते हैं प्लांट की, वो टिप ग्रोथ अगर करनी होती है तो वहाँ पे जिंक की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। और ये जिंक इस ग्रेड में हमने चिलेटेड स्वरूप में दिया है। और इसी के साथ साथ इस ग्रेड में हमने 45% P2O5 दिया है। और ये 45% P2O5 जैसे कि कुलकर्णी सर बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्लांट में क्या है तो वो है रूट्स। और इन रूट्स को अगर हमें एक्टिवेट करना है, इन रूट्स को हमें जिसको कार्यक्षम करना बोलते हैं वो कार्यक्षम अगर करना है तो P2O5 की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ठीक तरह से करनी होती है। और अगर हमने P2O5 की अवेलेबिलिटी जो रूट जोन के अंदर हमने करवाई तो वहाँ पे रूट एक्टिवेशन बढ़िया होता है। और रूट एक्टिवेशन बढ़िया होने के बाद में सभी प्रकार का न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन वहाँ पे बढ़ता है। और न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ती है। और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे पूरा ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल प्रोडक्टिव ग्रोथ वहाँ पे अच्छी हमें देखने मिलती है। और इस ग्रेड में हमने 5% नाइट्रोजन और पोटैश हमने दिया है। और जैसा कि मैंने बताया 5% नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है, P2O5 45% है और पोटैश 5%। हेवी मेटल्स का इसमें भी प्रमाण जो है बहुत कम रखा गया है। और जो पीएच है इसका, जो वो पीएच हमने इस ग्रेड का 3 रखा है। और सोल्युबिलिटी जो है वो 400 ग्राम प्रति लीटर पानी, ऐसा ये ग्रेड है। और इस ग्रेड का अगर एनपीके और जिंक का रेशो हमने देखा तो 1:9:1:1.6 ये रेशो हमने इस ग्रेड में रखा है। और इस ग्रेड का प्रयोग अगर हम इनिशियल दिनों में यानी कि जब भी हम बहार लेना शुरू करते हैं उस बहार लेने के साथ साथ अगर हम इस ग्रेड का उपयोग करते हैं दालिम में, अनार में, तो वहाँ पे जो रूट ग्रोथ है या रूट एक्टिवेशन है या जिसको हम बोलेंगे कार्यक्षम रूट्स जो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और रूट्स अगर कार्यक्षम होंगे या अपटेक वहाँ पे न्यूट्रिएंट का अच्छा करवाना है तो इनिशियल दिनों में इस ग्रेड का फायदा हमें होता है। और जो टिप ग्रोथ है वो करने में हमें ये ग्रेड का फायदा होता है। और उसी के साथ साथ दूसरा इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो जिंक है वो जिंक डेफिशिएंसी तथा जो ओवरऑल इनिशियल ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और प्रोडक्टिव ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो इसमें हमने चिलेटेड फॉर्म में दिया है। इसी के कारण पौधे में जिंक की जो कमी है वो प्रमुख रूप से नहीं पाई जाएगी। इसी के कारण ये अलग से नया ग्रेड जो इजराइल केमिकल्स सिर्फ और सिर्फ बनाता है उस ग्रेड को मैंने आपके सामने रखा है। अब हम आते हैं तीसरी ग्रेड के ऊपर। और ये तीसरा ग्रेड है 0:55:18 + 7 मैग्नीशियम ऑक्साइड
और इसको मैगफॉस के नाम से जाना जाता है। यानी कि मैगफॉस यानी इसमें जो विशेष है वो है मैग्नीशियम। और सभी किसान भाइयों को पता है कि मैग्नीशियम ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, कि अगर मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी प्लांट में ठीक तरह से हो तो वहाँ पे जो पत्ते होते हैं वो पत्तों का विकास अच्छी तरह से होता है, उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, और वो अगर जितना डायमीटर ज़्यादा होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें बढ़िया प्रकार से वहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। और जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक जो है रूट्स के थ्रू, वो अपटेक वहाँ पे अच्छी तरह से होता है। जैसे कि कुलकर्णी सर हमेशा बोलते हैं कि प्लांट को हर्ट होता है, तो प्लांट को हर्ट कहाँ पे होता है, तो प्रमुख रूप से जो रूट्स के टिप्स के ऊपर जो फ्लोएम ब्लड वेसल्स होते हैं, वो फ्लोएम ब्लड वेसल्स पूरा ये न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन करते हैं, और ये प्लांट के थ्रू जो भी फोटोसिंथेसिस होता है उसके माध्यम से वेपराइजेशन ऑफ वाटर होता है। उसी के साथ साथ नीचे से ऊपर तक इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे दिए जाते हैं, और इसमें प्रमुख कार्य जो है वो मैग्नीशियम का होता है। और इसी के साथ साथ इस ग्रेड में हमने 55% P2O5 दिया है और 18% हमने इसमें पोटैश दिया है। 55% P2O5 यानी कि रूट एक्टिवेशन, हेल्दी ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वहाँ पे होगी, और जो 18% पोटैश है उसके कारण हमें जो गुणवत्तापूर्ण अनार उत्पादन के लिए पोटैश की जरूरत होती है, और जो डिसीज रेजिस्टेंस के लिए वहाँ पे और क्वालिटी पैरामीटर अच्छे आने के लिए पोटैश की आवश्यकता बहुत जहाँ वहाँ पे मानी जाती है। और जो रेगुलेशन ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट और रेगुलेशन ऑफ वाटर इन फ्रूट, ये दोनों चीजें वहाँ पे पोटैश काम करता है, और ये पोटैश हमें प्रमुख रूप से वहाँ पे सहयोग करता है। और ये पोटैश हमने इस ग्रेड में 18% दिया है। इस ग्रेड की और एक विशेषता है कि इस ग्रेड में हम मैग्नीशियम के साथ साथ पूरक तत्व दे रहे हैं, यानी कि कंपैटिबिलिटी चार्ट में मैग्नीशियम को बताया है स्फूरत तत्व के साथ कंपैटिबल नहीं है, बट इस ग्रेड में जो मैग्नीशियम है वो स्फूरत के साथ में कंपैटिबल पाया गया है। और इसी के साथ साथ जहाँ पे भी कैल्केरियस सॉइल्स है उन कैल्केरियस सॉइल्स में इस ग्रेड में जो भी अवेलेबल तत्व है वो सहजता से वहाँ पे मिलते हैं। और एक विशेषता इस ग्रेड की जो है उसमें कि इसका पीएच वो है 3.7 और सोलिबिलिटी वो 400 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसमें 55% P2O5, 18% पोटैश और 7% मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में दिया गया है। और ये यूनिक पेटेंटेड प्रोडक्ट है इजराइल केमिकल्स लिमिटेड का, और ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल केमिकल्स लिमिटेड बनाता है, और इसकी अवेलेबिलिटी भारतवर्ष में इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने आप सभी किसानों के लिए की है। अब हम आते हैं इजराइल केमिकल्स का जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उस प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर, और उस प्रीमियम प्रोडक्ट का नाम है पेकासीड 06020। यानी कि इसमें अगर टोटल न्यूट्रिएंट अगर हम देखेंगे तो वो 80% न्यूट्रिएंट है, और इस 80% में से 60% P2O5 और 20% K2O हमें मिलता है। और इसको हम एसिड इन अ बैग ऐसे बोलते हैं कि बैग में मिलने वाला एसिड है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि फास्फोरिक एसिड का यूसेज बहुत सारे किसान मित्र करते हैं, खेडूत मित्र करते हैं, बट फास्फोरिक एसिड का रिकमेंडेशन अभी तक ICAR हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, उन्होंने एग्रीकल्चर यूज के लिए फास्फोरिक एसिड का यूसेज अभी तक रिकमेंड नहीं किया है। तो इसीलिए सभी खेडूत भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये सॉलिड फॉर्म वाला पेकासीड इसका अच्छा पर्याय है, और इसी के कारण आपको इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो 80% न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी यानी कि P2O5 60% और 20% K2O की अवेलेबिलिटी आपको इस ग्रेड में होगी। इसका और एक अनन्य साधारण महत्व जो है कि कैल्शियम कैल्केरियस सॉइल जहाँ पे भी है या हार्ड वाटर जहाँ पे भी है वहाँ पे इन न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी वहाँ पे सहजता से होती है। और अगर नॉर्मल सॉइल्स है तो उन नॉर्मल सॉइल्स में तो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें से जो स्फूरद है और पोटैश है वो सहजता से वहाँ पे पौधे को मिलता है। और इसी के साथ साथ
सबसे महत्वपूर्ण बात जो कंपैटिबिलिटी चार्ट को लेके मैंने बताई थी कि इस ग्रेड में पेकासीड में यानी कि 0-60-20 में आप कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ मिला के दे सकते हैं और इसकी वजह से आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, P2O5 और पोटैश इन चारों अन्न द्रव्यों की उपलब्धता बहुत ही सहजता से प्लांट को, पौधे को मिल होती है और ये विशेष कंपैटिबिलिटी के हिसाब से इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये पेकासीड ग्रेड कंपैटिबल पाई गई है। इसका पीएच जैसा कि मैंने अब तक जो 3 ग्रेड आपको बताए, इसका पीएच उन 3 ग्रेड में सबसे कम यानी कि 2.2 पीएच और जो सोलिबिलिटी है वो सोलिबिलिटी 670 ग्राम प्रति लीटर पानी, ये सोलिबिलिटी इस ग्रेड में पाई गई है। और जो हानिकारक तत्व है उन हानिकारक तत्वों में सबसे कम मात्रा इन हानिकारक तत्वों की पाई गई है और 60% P2O5 और 20% K2O। इसके साथ साथ इसका और एक फायदा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में ये ग्रेड कंपैटिबल है। और ये कहते हुए मुझे यहाँ पे ये निष्कर्ष दिखाना जरूरी है कि अगर हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेकासीड एक साथ मिलाते हैं तो मेरी दाहिनी ओर या आपकी दाहिनी ओर जो जार दिख रहा है उसमें आपको एकदम क्लियर कट सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि इसका मतलब है कैल्शियम, मैग्नीशियम और P2O5, K2O5 ये चारों तत्व अगर बहुत ही सहजता से अनार के लिए वहां पे उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसी ये ग्रेड यानी कि पेकासीड। इसके विपरीत अगर हम अन्य कंपनियों के स्फुरद युक्त यानी कि P2O5 जिस ग्रेड में है उसके साथ अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाने जाते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट बनता है और इनकी अवेलेबिलिटी कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्फुरद और उसी के साथ साथ पोटैश की अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत सहजता से नहीं होती है। यानी कि मोस्टली जितना भी न्यूट्रिएंट वहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो फिक्सेशन होता है और प्लांट में जितना भी हमने ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने की कोशिश की थी उतने न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। इसी के कारण पेक एसिड एक विशेष ग्रेड इजराइल केमिकल्स लिमिटेड की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल केमिकल्स लिमिटेड भारतवर्ष में लाया था स्टार्ट में, उस ग्रेड का प्रीमियम ग्रेड बोल के इजराइल केमिकल्स लिमिटेड की ये ग्रेड उपयोग में लाई जाती है। इसका और एक फायदा है कि जहाँ पे भी एसिड ट्रीटमेंट की जाती है यानी कि जब भी ड्रिप लाइन चोक हो जाती है या ड्रिपर्स सहजता से काम नहीं करते हैं वहाँ पे हमें पिक एसिड का अगर हम प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि आपकी बाईं ओर चोक हुआ ड्रिपर वहाँ पे दिखेगा। ये इस खाद का प्रयोग करने के बाद में वहाँ पे रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और जो इसमें का एसिड है वो एसिड पूरा ड्रिप सिस्टम क्लीन करने में और उसी के साथ साथ ड्रिपर्स क्लीन करने में हमें मदद करता है। यानी कि अलग से हमें एसिड ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है और इस एसिड ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें 80% न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो इस ग्रेड से मिलती है। अब अगर हम सोल्यूबिलिटी की बारे में अगर तुलना करेंगे MAP और MKP के साथ में तो हमें इस ग्रेड की सोल्यूबिलिटी जो कि 670 ग्राम प्रति लीटर पानी है और अगर आप देखेंगे MKP की सोल्यूबिलिटी वो है 230 ग्राम प्रति लीटर पानी और 1261 की सोल्यूबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो है 380 ग्राम प्रति लीटर पानी। यानी कि सोल्यूबिलिटी के हिसाब से पिक एसिड सबसे अच्छी सोल्यूबिलिटी देने वाला वाटर सोल्यूबल खाद है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो 4 खाद मैंने आपके सामने रखे, जो सबसे पहले मैंने आपके सामने ग्रेड रखी वो थी 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी सोल्यूबिलिटी 400 ग्राम प्रति लीटर पानी है और उसका पीएच 3.7 है। दूसरी ग्रेड जो मैंने आपके सामने रखी वो है 5-45 5 प्लस 8 जिंक। इसमें विशेष जो जिंक है वो चिलेटेड स्वरूप में है और इसी के साथ साथ 45% इसमें P2O5 और 5% इसमें नाइट्रोजन और पोटैश दिया है और इसका पीएच 3 है और सोल्यूबिलिटी 400 ग्राम प्रति लीटर पानी है। और जो तीसरी ग्रेड जो पेटेंटेड ग्रेड है मैकफॉस 05518 प्लस 7 मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम है इस ग्रेड में वो विशेष है और इसी के साथ साथ कैलकेरियस सॉइल्स में ये ग्रेड अच्छी तरह से इसमें जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराती है और इसका पीएच 3.7 और सोल्यूबिलिटी 400 ग्राम
प्रति लीटर पानी है, और पिक एसिड जो प्रीमियम ग्रेड इजराइल केमिकल्स लिमिटेड की, जिसको हम 0-60-20 बोलते हैं, इस ग्रेड का अगर देखेंगे पीएच 2.2 और सोल्युबिलिटी जो है वो 670 ग्राम प्रति लीटर पानी, यानी कि लो पीएच जो कि हमारे वेस्टर्न इंडिया यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, इन प्रमुख राज्यों में प्रमुख रूप से हमारी जो सॉइल्स है वो अल्कलाइन सॉइल्स पाई जाती है, और अल्कलाइन सॉइल्स में एसिडिक पीएच वाले जो खाद है वो बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वहाँ पे अच्छी तरह से होती है, और इसी के कारण हमने इन खादों का पीएच जो है वो लो पीएच रखा है, और इसी के साथ साथ सोल्युबिलिटी जो है वो सोल्युबिलिटी इसमें हाई रखी है, और जो हानिकारक तत्व है उन हानिकारक तत्वों का प्रमाण भी हमने इसमें कम रखा है। अब आते हैं एक दूसरी श्रेणी की ओर, और इस श्रेणी का नाम है फर्टिवांट या न्यूट्रीवांट। फर्टिवांट टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई जो न्यूट्रीवांट श्रेणी है, ये न्यूट्रीवांट श्रेणी सिर्फ और सिर्फ स्प्रे फर्टिलाइजर्स यानी कि फवारनी, यानी कि जो हम फवारे के थ्रू फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, उसके लिए खास करके ये फर्टिवांट टेक्नोलॉजी इजराइल केमिकल्स लिमिटेड लेके आए। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि जितने भी प्रचलित खाद हैं, यानी कि प्रचलित खाद यानी 1261-0, 052-34, 13-045, 0050, ये जो भी खाद है ये प्रचलित खाद है। इसका प्रयोग अगर हम फोलियर स्प्रे के लिए करते हैं तो बहुत बड़े बड़े आकार के हमें पानी की बूंदें पत्तों के ऊपर गिरी हुई दिखाई देंगी, और ये बूंदें थोड़ी देर के बाद नीचे आएंगी, और नीचे आने के बाद जो भी इन बूंदों में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी थी वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वहाँ पे पत्तों के द्वारा शोषण नहीं किए जाएगी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने फर्टिवांट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, और इस फर्टिवांट टेक्नोलॉजी में जितने भी ग्रेड्स हम इजराइल केमिकल्स लिमिटेड लेके आया है उन ग्रेड्स का अगर हम स्प्रे करते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी बूंदें पूरी पत्तों के ऊपर हमें दिखाई देगी। इसका कारण है इस ग्रेड में हमने स्प्रेडर दिया है, और इसी के साथ साथ ये बूंदें नीचे नहीं गिरेगी और पत्तों के ऊपर ही बनी रहेगी, क्योंकि इस ग्रेड में हमने स्टिकर दिया है। और इसी के साथ साथ इसमें जो न्यूट्रिएंट है, इन बूंदों में जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन होने के लिए जो पत्तों में ह्यूमिडिटी रखनी चाहिए, वो ह्यूमिडिटी रखने के लिए इन ग्रेड्स में हमने ह्यूमेक्टेंट भी रखा है, यानी कि स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट, इन तीनों का अगर एकत्रित परिणाम अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वहाँ पे पत्तों के द्वारा जो शोषण होती है वो हमें प्रमुख रूप से 100% न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वहाँ पे होती है। ऐसी टेक्नोलॉजी यानी कि फर्टिवांट टेक्नोलॉजी। और इस फर्टिवांट टेक्नोलॉजी को अगर सहज रूप से आपको समझाना है तो अगर एक खेडूत भाई सिर्फ और सिर्फ पानी अगर स्प्रे करेंगे अनार के पौधों के ऊपर, तो एक पानी की बूंद जो है वहाँ पे 47 से 75 मिलीमीटर का एंगल, जो 47 से 75 अंश का कोण वहाँ पे वो पत्तों का एरिया, सरफेस एरिया वहाँ पे कवर करेगा। और अगर सर्वसामान्य रूप से जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं 1261-0, 052-34, 13-045, उसका प्रयोग अगर 10% तीव्रता का अगर द्रावण हम तैयार करके उसका स्प्रे करते हैं तो वहाँ पे 57 से 90 अंश का कोण जो है वहाँ पे पत्तों के ऊपर एक बूंद वहाँ पे सरफेस एरिया कवर करेगी। और वहीं पे अगर हमने फर्टिवांट टेक्नोलॉजी के आधार पे बनाई गई जो भी खाद है उसका अगर प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे लगभग 130 से 132 अंश का कोण जो है पत्तों के ऊपर वो सरफेस एरिया वहाँ पे ये बूंदे कवर करेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है। और इसमें जो स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट, ये तीनों चीज़ों की वजह से इसमें की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वहाँ पे 100% पाई जाती है। और इस श्रेणी में इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने 4 खाद लेके आए हैं। पहला है स्टार्टर, जो कि जिसमें 11% नाइट्रोजन, 36% P2O5 और 24% K2 हमने रखा है। और इसी के साथ साथ इसमें हमने सभी प्रकार के सूक्ष्म तत्व भी अंतर्भूत किए हैं, यानी कि सभी NPK और सूक्ष्म न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें हमने अंतर्भूत किए हैं। और इसी के कारण
ये नाम के ऊपर से ही आपको पता चलेगा कि स्टार्टर ये ग्रेड इनिशियल अवस्था में, यानी कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उस वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान स्प्रे करने के लिए स्टार्टर ग्रेड हमने यहाँ पे इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने दी है। दूसरी जो ग्रेड है बूस्टर ग्रेड, यानी कि 8, 16, 39, 8% नाइट्रोजन, 16% P2O5 और 39% K2O, यानी कि बूस्टर नाम से आपको पता चलेगा कि फ्लावरिंग से लेके फ्रूटिंग होने तक इस ग्रेड का अगर हम प्रयोग करते हैं तो अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वहां पे आपके हमें पाया जाएगा। और तीसरी जो ग्रेड है वो है 12, 5, 27, जिसको हम फ्रूट नाम से जानते हैं, यानी कि 12% नाइट्रोजन, 5% P2O5 और 27% K2O, और उसी के साथ साथ 8% कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड के स्वरूप में ये अवेलेबल कराया गया है। और फ्रूटिंग से लेके फ्रूट मैच्योरिटी तक इस ग्रेड का हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो चौथी ग्रेड है वो है पीक 1, 0, 49, 32, 49% P2O5, 32% K2O हमने इसमें दिया है। और इस ग्रेड का उपयोग प्रमुख रूप से जब भी वातावरण में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है या आर्द्रता बढ़ती है, तो एक्सेस नाइट्रोजन को रोकने के लिए इस ग्रेड को आप वहां पे फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेजेस हैं, उन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेजेस में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती है, और वो रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ में इस ग्रेड को फोलियर एप्लीकेशन में अगर हम लेते हैं तो रूट ग्रोथ और वहाँ पे जो डिसीज रेजिस्टेंस है वो अच्छी तरह से हमें पाई जाती है। और इसी के कारण ये 4 ग्रेड स्टार्टर, बूस्टर, फ्रूट और पीक्वांट, ये 4 ग्रेड फोलियर ग्रेड में हमने इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने लेके आए। अब आते हैं आज के प्रमुख विषय पे, और आज का प्रमुख विषय है अनार में अन्न द्रव्यों का प्रबंधन। और आप सभी जानते हैं कि अन्न द्रव्यों के प्रबंधन करते समय उसमें जो सबसे प्रमुख विशेष होता है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि नेचुरली हमें मिलता है। और इसका योगदान लगभग 90% जो रिक्वायरमेंट है वो इन 3 न्यूट्रिएंट्स की होती है, जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं। बाद में नाइट्रोजन, स्फुरद और पोटैश जो मेजर न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं। पर केजी न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन करने के लिए इसका मिनिमम 500 मिलीग्राम तक हमें जो इसकी ज़रूरत होती है। बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये द्वितीयम तत्व है, इसका 100 से लेके 500 मिलीग्राम पर केजी प्रोडक्शन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें FeMn, Zn, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये 4 जो पोषक तत्व है इसकी ज़रूरत हमें 100 मिलीग्राम से कम वहाँ पे पर किलो प्रोडक्शन के लिए लगती है। ऐसे जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट प्रमुख रूप से पाई जाती है। इन चित्रों में मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, और मेजर जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है वो यहाँ पे मैंने बताने की आपको कोशिश करूँगा। ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, और अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे प्रमुख रूप से जो P एंड K अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, और जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ग्रोथ वहाँ पे ठीक से नहीं होती है। और इसी के कारण नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी जो है इनिशियल स्टेजेस में, प्रमुख रूप से वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेजेस में, वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। खास तौर पे कैल्केरियस सॉइल्स में, और जहाँ पे भी हमारे किसान खेडूत भाई अनार का प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे कैल्केरियस सॉइल पाई गई है। और कैल्केरियस सॉइल में सबसे बड़ी दिक्कत होती है P2O5 अवेलेबिलिटी की। और P2O5 अवेलेबिलिटी अगर ठीक से नहीं होती है तो वहाँ पे इनिशियल ग्रोथ और बाद में रूट ग्रोथ अगर ठीक से नहीं होती है तो बाकी अन्न द्रव्यों का शोषण या अपटेक वहाँ पे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। और इसी के कारण हमें जो पैदावार मिलनी है वो पैदावार वहाँ पे नहीं मिलती है। और यहाँ पे जो स्फुरदयुक्त ग्रेड्स हैं इजराइल केमिकल्स लिमिटेड की, जैसे कि मैंने बताया 545, 5, 055, 18, 060, 20, इन सभी ग्रेड्स में कैल्शियम, जहाँ पे भी कैल्केरियस सॉइल्स है उन कैल्केरियस सॉइल्स में P2O5 का संयोग जो है कैल्शियम के साथ ना होते हुए P2O5 की अवेलेबिलिटी बढ़ाने में क्षमता रखने वाली ये ग्रेड्स हैं। इन ग्रेड का अगर प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे अच्छी रूट ग्रोथ हमें मिलेगी, और रूट ग्रोथ अच्छी होने के बाद में ओवरऑल जो ग्रोथ है यानी कि प्रोडक्टिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वहाँ पे हमें अच्छी मिलेगी। उसी के साथ साथ पोटैश
जो कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेने की हमें मदद करता है। और वो गुणवत्ता यानी कि अनार का रंग हो या उसके अंदर जितने भी पानी की अवेलेबिलिटी हो या शुगर और एसिड का रेशो हो, वो प्रमुख रूप से ये पोटैश तत्व रेगुलेट करता है। और ये पोटैश की अवेलेबिलिटी जैसे कि अनार में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और इस पोटैश की अवेलेबिलिटी जो है एक रेशो में होनी चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन और पोटैश की अवेलेबिलिटी प्रमुख रूप से 2:4 या 1:3, 3.5 तक रेशो वहाँ पे होनी जरूरी होती है। कैल्शियम जो प्रमुख रूप से जहाँ पे बहुत सारे जितने भी रिसर्च स्टेशंस है, एनआरसी, पोमोग्रेनेट हो या अपना गुजरात में जो भी रिसर्च स्टेशंस है, प्रमुख रूप से कैल्शियम का रिकमेंडेशन वहाँ पे अभी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारी सॉइल्स जो है वो कैलकेरियस सॉइल्स है और कैलकेरियस सॉइल में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी प्रमुख रूप से अच्छी तरह से नहीं होती है। और इस कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ठीक से ना होने के कारण फ्रूट क्रैकिंग जैसे ओवरऑल जो जिसको बोलते हैं कि जो डिसीजेस है या ओवरऑल क्रैकिंग हमें पाई जाती है, वो क्रैकिंग ना होने के कारण और उसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में कैल्शियम बहुत बड़ा योगदान करता है। और उसमें बोरॉन जैसा तत्व वहाँ पे अवेलेबल कराने में भी कैल्शियम वहाँ पे मदद करता है। और इसी के साथ साथ जो ओवरऑल क्वालिटी पैरामीटर है, वो क्वालिटी पैरामीटर में झाड़ को मजबूती प्रदान करना तथा फल का जो स्किन है वो स्किन अच्छी तरह से वहाँ पे डेवलप करना, इसमें भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और मैग्नीशियम को जैसे मैंने पहले भी बताया पावर हाउस माना गया है, और उसी के कारण अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेगुलेट करने में मैग्नीशियम हमें वहाँ पे ज़रूरी होता है। और अन्य न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। और सल्फर जैसा कि बोला है कि क्वालिटी पैरामीटर में और हरितद्रव्य संश्लेषण में प्रमुख रूप से मददगार साबित होता है। और जो क्वालिटी पैरामीटर में जो एसिड इज टू शुगर रेशियो जो होता है, वो रेशियो वहाँ पे प्रमुख रूप से अच्छी तरह से रखने में हमें मदद करता है। और उसी के साथ साथ डिसीज रेजिस्टेंस करने में भी स्फुरद गंधक हमें वहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में देखेंगे, फेरस, मैंगनीज, जिंक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि जिंक, क्योंकि जिंक तत्व जो है वो प्रमुख रूप से हमें जो टिप ग्रोथ है और जो जिसको हम कहेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ रेगुलेटर्स तथा जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनको अच्छी तरह से अवेलेबल कराने में जिंक हमें मदद करता है। और उसमें जिंक का योगदान बहुत बड़ा होता है और ये प्रमुख रूप से अनार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ फेरस और मैंगनीज भी है। कॉपर और मॉलिब्डेनम के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट बोरॉन को अगर आप देखेंगे, जैसा कैल्शियम में ओवरऑल क्रैकिंग आपको दिखेगा, बट बोरॉन में सिर्फ आपको छोटा सा क्रैक नीचे से ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा। और ये प्रमुख रूप से बोरॉन की कमी की वजह से पाया गया है। बोरॉन की वजह से पॉलिनेशन, फ्लावरिंग, इसके ऊपर भी बहुत बुरा परिणाम होता है। और बोरॉन अगर अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वहाँ पे जो फीमेल फ्लावर्स है वो फीमेल फ्लावर्स वहाँ पे अच्छी तरह से आते हैं। और इसी के कारण बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है बोरॉन, और उसका अवेलेबिलिटी जो है वो कैल्शियम के ऊपर निर्भर करता है। और अगर कैल्शियम अच्छी तरह से वहाँ पे अपना अवेलेबल कराते हैं तो बोरॉन की अवेलेबिलिटी वहाँ पे अपने आप अच्छी तरह से होती है। यानी कि बोरॉन का और कैल्शियम का वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आज के प्रमुख विषय में और उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। आज तक जितने भी किसानों से मैंने बात की है और उन किसानों से बात करने के बाद जितने भी प्रोग्रेसिव किसान हैं, और उन प्रोग्रेसिव किसानों ने हमें बताया कि हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो क्या करते हैं कि ऊपर की भाग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उसमें ग्रोथ हो या फिर ओवरऑल वेजिटेटिव ग्रोथ हो या फिर फ्लावर्स हो या फिर फ्रूट्स हो, इसको हम ज़्यादा देखते हैं। बट किसान भाई, खेडूत भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ पे देना है, ये अगर आपको पता चलेगा तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको ओवरऑल रूट ग्रोथ। और जो राइजोस्फीयर होता है
वो राइजोस्फीयर के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। और ये राइजोस्फीयर अगर हमें एक्टिवेट करना है, और ये राइजोस्फीयर एक्टिवेट करने में, जो रूट ग्रोथ एक्टिवेट करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसमें P2O5, कैल्शियम, ये दो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट है जो प्रमुख रूप से रूट्स को मजबूती प्रदान करते हैं और उनको एक्टिवेट करने में मददगार होते हैं। जो टिप ग्रोथ है, वो टिप ग्रोथ अच्छी तरह से वहाँ पे करने में हमें मदद करते हैं। और P2O5, कैल्शियम और उसके साथ थोड़ा बहुत सहयोग हमें वहाँ पे गंधक तत्व देता है। और इन तत्वों की अवेलेबिलिटी अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो वहाँ पे हमें रूट ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। और जैसा कि आनंद सर ने आपको बताया कि कैल्शियम, पोटैश, मैग्नीशियम और उसी के साथ साथ गंधक, इन 4 तत्वों की अवेलेबिलिटी जो है पॉलीसल्फेट खाद कराता है। और ये पॉलीसल्फेट खाद अगर इनिशियल दिनों में, यानी कि इमीडिएटली जब भी हम बाहर लेना शुरू करते हैं, तब अगर हम ये पॉलीसल्फेट का यूसेज सॉइल एप्लीकेशन के अन्य खादों के साथ वहाँ पे करते हैं, तो प्रमुख रूप से ये रूट जोन जो है, वो रूट जोन हम एक्टिवेट करने में वहाँ पे अच्छी तरह से सक्षम हो जाते हैं या फिर सफल हो जाते हैं। और ये अगर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो बाकी अन्य न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत सहजता से बढ़ता है। इसलिए किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पोमोग्रेनेट को आपको अच्छे तरह से लेना है, उसका प्रोडक्शन अगर अच्छी तरह से लेना है, तो रूट को ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान से देखें। और रूट को एक्टिवेट करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, P2O5, कैल्शियम और सल्फर, इन 3 न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी उस रूट जोन में हमें करनी ज़रूरी है। और इस रूट जोन में अगर हम करेंगे तो बाकी अन्य न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, ये तीनों न्यूट्रिएंट वहाँ पे रूट ग्रोथ सक्षम होने के बाद में करने के लिए हमें मददगार साबित होता है। अब आते हैं ओवरऑल पोमोग्रेनेट के, अनार के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर हमें 10 टन प्रति एकड़ उत्पादन लेना है तो फ्रूट्स के लिए उसमें से 11 से 12 किलो नाइट्रोजन जाता है, 2 किलो P2O5 जाता है और K2O 17 किलो लगभग जाता है। और ओवरऑल ग्रोथ जो है पोमोग्रेनेट की, उस ग्रोथ में 33 किलो नाइट्रोजन, 6 किलो P2O5 और पोटैश 52 किलो लगभग जाता है। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस को अगर हम ध्यान रखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस यानी कि न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस जो है वो 33% नाइट्रोजन लॉसेस वहाँ पे हमें दिखेंगे, 16 किलो P2O5 के लॉसेस हमें वहाँ पे पाए जाएंगे और पोटैश के 34 से 35 किलो लॉसेस प्रति एकड़ हमें पाते हैं। और सॉइल फिक्सेशन को अगर हम ध्यान में देखते हैं तो प्रमुख रूप से उतना ही सॉइल फिक्सेशन वहाँ पे होता है। और इस सब को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो लगभग 140 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फूरद और 70 किलो पोटैश, ऐसा ओवरऑल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल अगर हम पकड़ेंगे तो ये पूरा रिकमेंडेड डोज अगर हम उसके ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 150 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो P2O5 और 100 किलो पोटैश, इतनी ज़रूरत हमें ओवरऑल 10 टन प्रति एकड़ प्रोडक्शन अनार का लेने के लिए ज़रूरी होती है। और ये जो रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे तो जो 150 किलो नाइट्रोजन बोला गया है उसमें से 60% नाइट्रोजन है वो इनिशियल ग्रोथ स्टेजेस में, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेजेस में हमें 60% नाइट्रोजन देना जरूरी होता है। और जब फ्रूट सेटिंग होता है, फ्रूट सेटिंग से लेके आगे फ्रूट डेवलपमेंट तक जो 2.5 से 3.5 महीने का कालावधि है उसमें लगभग हमें 40% नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अगर हम P2O5 के बारे में बात करेंगे तो बाहर खत्म होने से लेके बाहर स्टार्ट होने तक, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं कि डॉर्मेंसी पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वो पीरियड में हमें 50% P2O5 हमें वहाँ पे देने की ज़रूरत है। और ये P2O5 आगे चल के ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में हमें काम आता है। और इसी के कारण यहाँ पे 50% जो भी P2O5 वो उस समय हमें देना है। और बाहर स्टार्ट से लेके फ्रूट सेटिंग तक
हमें 25% P2O5 की जरूरत होती है, और फ्रूट डेवलपमेंट के समय हमें 25% जो रिमेनिंग P2O5 है वो उसकी जरूरत, यानी कि 50 किलो P2O5 इनिशियल जो डॉर्मेंसी पीरियड है उसमें हमें देना जरूरी है, बाहर एंड से लेके बाहर स्टार्ट तक। फिर 25% 25 किलो P2O5 हमें बाहर स्टार्ट से लेके फ्रूटिंग तक, और फ्रूट डेवलपमेंट के पीरियड में 25 किलो P2O5 हमें वहां पे देना जरूरी है। और अगर हम पोटैश के बारे में देखते हैं तो बाहर स्टार्ट से लेके बाहर एंड से लेके बाहर स्टार्ट तक 35 किलो P2O5 हमें वहां पे देना जरूरी है। बाहर स्टार्ट से लेके फ्रूट सेटिंग तक फिर 35 किलो पोटैश हमें वहां पे जरूरी होता है, और 30 किलो पोटैश जो है फ्रूट डेवलपमेंट के समय पे हमें वहां पे देना जरूरी होता है। ऐसा ओवरऑल एनपीके का रेशियो अगर हम ठीक तरह से मैनेज करेंगे ओवरऑल अनार के इसमें, तो हमें अच्छी पैदावार वहां पे मिलेगी। और जो कैल्शियम है वो कैल्शियम 70% कैल्शियम की जरूरत ये वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड में हमें वहां पे होती है। नई ग्रोथ जो बढ़ रही होती है, यानी कि इनिशियल ग्रोथ पीरियड में 70% कैल्शियम की आवश्यकता है होती है, और 30% कैल्शियम जो होता है वो फ्रूट सेटिंग से लेके फ्रूट डेवलपमेंट पीरियड में हमें 30% कैल्शियम की जरूरत वहां पे होती है। मैग्नीशियम और गंधक तत्व को अगर हम देखेंगे तो एंटायर पीरियड में इसकी अवेलेबिलिटी होनी जरूरी होती है, क्योंकि जो पत्ते हैं वो हरे भरे रखने के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्टिव रखने के लिए हमें वहां पे मैग्नीशियम और गंधक तत्व की जरूरत होती है। और अगर सूक्ष्म तत्वों के बारे में बात करेंगे तो 30% सूक्ष्म तत्व हमें इनिशियल दिनों में, और बाकी 40% फ्रूट सेटिंग के समय, और फ्रूट डेवलपमेंट के समय 30% माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें देना जरूरी होता है। ऐसा ही ओवरऑल न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट हमें पोमोग्रेनेट में यानी कि अनार में करना जरूरी होता है। अब आते हैं इजराइल केमिकल्स लिमिटेड का, जैसे कि शेड्यूल बताया गया आपको, उस शेड्यूल के हिसाब से एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक तथा सभी प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रेशो है, उस रेशो में अगर हमें न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करना है और 150 100 ये एनपीके का एप्लीकेशन प्रति एकड़ करना है, और 10 टन प्रति एकड़ अगर हमें उत्पादन अनार का लेना है, तो एक जनरल शेड्यूल इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ने सभी किसानों के लिए बनाया है, खेडूत भाइयों के लिए। उसमें पॉलीसल्फेट हमें जब हम बाहर स्टार्ट करते हैं, बाहर एंड टू बाहर स्टार्ट के पीरियड में हमें 100 किलो पॉलीसल्फेट वहां पे यूज करना है, और उसी के साथ साथ 1261 13045 मैकफॉस और 12622 इन 4 ग्रेड के हर एक ग्रेड के 2 एप्लीकेशन अगर हम करते हैं, तो इसमें इनिशियल अवस्था में जो एनपीके और कैल्शियम मैग्नीशियम का जो रिक्वायरमेंट होता है और सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे हमें प्रमुख रूप से मिलता है, और ये रिक्वायरमेंट इस डोज के माध्यम से हम पूरी कर सकते हैं। बाद में बाहर डोज हम जिसको बोलते हैं कि जब फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, बड बस्टिंग शुरू हो जाता है, तब हमें प्रमुख रूप से बड बस्ट अगर अच्छी तरह से हमें करनी है तो वहाँ पे जिंक की अवेलेबिलिटी होना कराना बहुत ज़रूरी होता है। और अच्छी बड बस्टिंग के लिए 545 5 + 8 जिंक का 5 किलो के 2 डोज, और उसी के साथ साथ सल्फेट ऑफ पोटैश यानी कि 0050 इसके 2 डोज हम अगर देंगे तो अच्छी बड बस्टिंग हमें वहाँ पे मिलेगी। और बाद में 40 से 50 दिनों के भीतर फिर एक बार बड बस्टिंग के लिए 545 5 और 13045 इसके 2 डोज हमें बड बस्टिंग के लिए फिर एक बार देना है, यानी कि 15 दिनों से लेके 50 दिनों तक बड बस्टिंग को हमें प्रमुख रूप से वहां पे ध्यान में रखना है। और बड बस्टिंग अच्छी कार्यान्वित होने के लिए 545 5 + 8 जिंक ये जो ग्रेड है इसका प्रमुख रूप से वहां पे हमें प्रयोग करना है एसओपी और एनओपी के साथ में, यानी कि 13045 के साथ में। अब फ्लावरिंग शुरू होना शुरू जाता है, और इस फ्लावरिंग में ओवरऑल जो वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसी के साथ साथ टिप ग्रोथ के साथ साथ हमें कैल्शियम वहाँ पे अवेलेबिलिटी करानी जरूरी होती है। और कैल्शियम युक्त जो ग्रेड है 12/6/22 + 12 कैल्शियम ऑक्साइड इसके 2 डोज, और 545 5 + 8 जिंक इसके 2 डोज अगर हम देते हैं तो ये फ्लावरिंग भी हमें वहाँ पे अच्छी मिलेगी। और जो फीमेल फ्लावर्स है
वो फीमेल्स फ्लावर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मिलने के लिए सहयोग होगा। और इसी के साथ साथ अगर स्प्रे में हम 11-36-24 यानी कि स्टार्टर 5 ग्राम और 0-49-32 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी ऐसा लेके हम स्प्रे करते हैं, और उसी के साथ साथ 12-5-27 का भी एक स्प्रे हम 5 ग्राम से लेते हैं, तो इनिशियल ग्रोथ और जो बड बस्टिंग और फ्लावरिंग जो है वो हमें यहाँ पे अच्छी मिलने में मददगार साबित होती है। ये है बाहर का डोज। बाद में जो नींबू आकार के फल होते हैं, नींबू आकार से लेके पेरू आकार यानी कि गावा आकार का जो फल होता है आना, वो उस दौरान हमें प्रमुख रूप से जो पिटोफाई है उसको हमें ध्यान में रखना है, और उसी के साथ साथ कैल्शियम को हमें ध्यान में रखना है। और इसमें 71 दिन से लेकर 90 दिन तक 5-45-5 और मैकफॉस का प्रयोग हमें करना है। 5-5 किलो के 2-2 डोज इन दोनों खाद के हमें वहाँ पे देना है। जब नींबू आकार के फल होते हैं, वो नींबू आकार के फल के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, तो 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम 3 डोज हमें 5 किलो के इस समय देना है। और जब गावा साइज का जब फ्रूट होता है तो वहाँ पे पीक एसिड 0-60-20 का प्रयोग हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ साथ अगर रूट एक्टिवेशन वहाँ पे ठीक से नहीं किया गया, जो कि उसमें कराने में स्फुरद वहाँ पे सहयोग करता है, और जिसका पीएच 2.2 है और सोल्युबिलिटी 670 ग्राम प्रति लीटर पानी, वो खाद पीक एसिड 0-60-20 इसका प्रयोग अगर हम करते हैं 3 डोसेज, तो वहाँ पे हमें अपटेक बढ़िया तरीके से मिलता है, और इसमें से जो पोटैश मिलता है वो फ्रूट का आकार और फ्रूट साइज बढ़ाने में हमें वहाँ पे मदद करता है। और उसी के साथ साथ इसमें 13-0-45 के 5 किलो के 2 डोज भी देना जरूरी है, जिसमें पोटैश ज़्यादा है। वो पोटैश हमें वहाँ पे ओवरऑल साइज और कलर बढ़ाने में हमें मददगार साबित होता है। और वो 2 स्प्रे बूस्टर और पिकवांट, ये 2 स्प्रे भी हमें 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में वहाँ पे हमें देने जरूरी है। और अगर विपरीत परिस्थिति है तो विपरीत परिस्थिति में 0-49-32 का प्रयोग हमें 3 से 4 डोज या 5 डोज तक भी हम कर सकते हैं 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। मैच्योरिटी के लिए 150 दिन से लेके 180 दिन तक एसओपी का प्रयोग हमें करना है। 5 किलो के 6 डोज हमें इस समय देना है, और फ्लोलियर के थ्रू 0-49-32 5 ग्राम के 2 डोज हमें इसमें देना जरूरी है। ये इस तरह से प्रमुख रूप से मैंने जो डोसेस आपको बताए, ये हमने लीफलेट के माध्यम से बनाया है। ये लीफलेट हम आपको इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, या व्हाट्सएप भी हम कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप, ये पूरा शेड्यूल जो है हमने इस लीफलेट में दिया है, और इसका प्रयोग करके आप अच्छा अनार उत्पादन गुजरात में ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे व्यक्त करना चाहूँगा, जिसमें प्रमुख रूप से आदरणीय श्री उद्यान पंडित प्रकाश जी कुलकर्णी सर, और जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे प्रमुख रूप से सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने हमारा परिचय कराया, वो रूपाली साठे जी, और टांग जयदीप गोस्वामी कृषि विज्ञान केंद्र मुंद्रा, और सभी गुजरात के सभी किसानों का मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपका स्पीच बहुत अच्छा था, और सभी किसान भाइयों के लिए आशा करता हूँ। अभी हमारे पास कुछ यहाँ पर प्रश्न नहीं है, हो सकता है कि आपने इतने बेहतर तरीके से समझाया है, बताया है, इसलिए प्रश्न उठने की कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो मैं डॉक्टर टांग से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर टांग, आप वोट फॉर थैंक्स के लिए एक बार अपना वीडियो ऑन करें और आभार व्यक्त करें। हाँ जी सर, धन्यवाद, खूब आभार। खास करके हमारा આજના વિષય નિષ્ણાતો જે આપણા ખેડૂતોને બહુ વિસ્તૃત રીતે અને બહુ સરળ ભાષામાં સરળ રીતે સમજાવ્યું છે, એવા આપણા બે મહાનુભાવ શ્રી કુલકર્ણીજી, દાડમ ઉત્પાદન ઓર્ગેનિક અને ઇનઓર્ગેનિક યોગદાન અને કઈ રીતે આપવા જોઈએ, કયા સમય કયા તત્વોનું મહત્વ, ડેવલપમેન્ટમાં કયા તત્વોનું મહત્વ બહુ વિસ્તૃત રીતે આપે, બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું મારા ખેડૂત ભાઈઓને. આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખેડૂત મિત્રોને પણ આ સરળ ભાષામાં
ખૂબ રસ પડ્યો છે. સંજય બિરાદરજી અમારા કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ઇઝરાયલ કેમિકલ લિમિટેડ કંપનીમાંથી વધારેલા જમીન સ્વાસ્થ્ય અને એના ઉત્પાદન વધારવાના ઉપાયો દાડમના એના ઉપર એમણે પણ જમીનના પીએચ સહિત જમીનના કેલ્શિયસ સોઇલનો શું રોલ છે, એનું મેનેજમેન્ટ કેમ થાય, દાડમના ઉત્પાદનમાં જે ખાસ કરીને જરૂરી તત્વો હતા, જરૂરી ફેક્ટર જે જરૂરી છે ખેડૂતોને આપણા, એ બહુ સારી રીતે સમજાવ્યા છે શ્રી સંજય બિરાદરજીએ પણ. એટલે બંને વિષય નિષ્ણાતોનો, બંને એક્સપર્ટ્સનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અમારા ખેડૂત મિત્રો વતી અને આજના આપણા કાર્યક્રમના આયોજક વતી. એ સિવાય પ્રકાશ કુલકર્ણીજી જેને આ કાર્યક્રમની પાછળ સતત ઘણા દિવસોથી લગાતાર મહેનત કરી રહ્યા છે, સંજય આપણા શ્રી સુરેન્દ્ર કુમારજી અને शायद यहाँ कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है. सुरेंद्र, બનીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. सुरेंद्र, जी सर. कल का स्लाइड दे दो, दिखाओ. આભાર. ये कल के हमारे कार्यक्रम से हैं. कल का कार्यक्रम है हमारा. मैडम बताओ ना, मैडम किधर है? रूपाली जी एक बार आप ये बता हाँ दीजिए. जी. દાડમના નમસ્કાર. અમારા આવતીકાલના કાર્યક્રમો બાબત આપને જણાવીએ. આવતીકાલે 9 ઓક્ટોબર સાંજે 4 વાગે દાડમના પાકમાં કૃમિ નિયંત્રણ આ વિષય પર ડોક્ટર R.K. વાલિયા સાહેબ કે જે લોકો પૂર્વ પરિયોજના સમન્વયક છે ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન દિલ્હીના, અને દાડમના પાકમાં કીટક અને રોગોનું નિયંત્રણ આ વિશે શ્રી નરેશભાઈ પટેલ જે કૃષિ વૈજ્ઞાનિક છે બાયર કોમ્પ્રોસાઇઝમાં, આ બંને તજ્ઞો તેમનું મત આપશે, તેમનું અનુભવોનું માર્ગદર્શન તમને કરશે. તો અવશ્ય જોડાજો આવતીકાલે 4 વાગે અમારા આ જ કાર્યક્રમમાં, આ જ રજીસ્ટ્રેશન સાથે. નમસ્કાર.